अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम थर्ड यूनिट 9th क्लास का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये टॉपिक हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। पहले हिस्से में हम इसका एक पोर्शन कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में दूसरा पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक दो तरह से एग्जाम्स के अंदर आता है, तो दोनों तरह से मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ये की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर आप इन की पॉइंट्स को रिमेंबर रखें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको बोर्ड तक इस टॉपिक को रिमेंबर रखना बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो आपका एक सिंगल नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट सकता। तो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें रिव्यू करवाना चाहता हूँ। हमने मोमेंटम को बड़ी डिटेल से पढ़ा था। व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इसकी मिसाल ऐसे थी कि हमने देखा एक बुलेट बहुत छोटे से मैस की, जिसका इनर्शिया भी बहुत छोटा है, वो बड़ी रैपिडली जाती है और जाके जिसको भी हिट करेगी नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ट्रक है जो स्लोली जा रहा है, लेकिन उसके रास्ते में आने वाली चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगी। तो दोनों के पास कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी बेस पे एक छोटे से मैस और एक मैसिव मैस ने जाके आगे तबाही मचाई? वो क्वांटिटी है दैट इज मोमेंटम। तो वो मेजर करके देती है हमें कि फोर्स कितनी लगेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो आइए हम इसके मुतालिक कानून पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले सबसे मैं बता दूं आपको कि इस लॉ को जब हमने अटेम्प्ट करना है तो जो चीज़ें हमें कंसीडर करनी है वो कंसीडरेशन हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं सिस्टम को। सिस्टम क्या होता है? देखिए, ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन अ सर्टेन बाउंड्री, किसी बाउंड्री के अंदर जो बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक सिस्टम है। किसी एक स्नोकर टेबल के ऊपर जो बॉल्स पड़े हैं वो एक सिस्टम है। इसी तरह इस कमरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस कमरे की चार दीवारी के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर, वो एक सिस्टम है। इसी तरह से ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ सिस्टम। अब इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमें आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं एक्सर्ट करती। इस कमरे को बाकी सब चीज़ों से आइसोलेट कर दीजिए, तनो तनहा कर दीजिए, अलहदा कर दीजिए, और अगर बाहर से कोई बैरूनी फोर्स इस पे एक्सर्ट ना हो, नो नेट फोर्स या नो अनबैलेंस फोर्स उस पे लगे उस सिस्टम पे, दैट सिस्टम इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो डेफिनेशन देख लीजिए, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ऐसी बॉडीज, टेबल पे बड़े बॉल, ऐसी बॉडीज हैं जिनके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो। आइडियली पॉसिबल है, अदरवाइज तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अदरवाइज तो फ्रिक्शन की फोर्स होगी, एरोडायनामिक फोर्सेस होगी। अगर इन सारी फोर्सेस को खत्म कर दिया जाए, एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगे सिस्टम के ऊपर, इंटरैक्टिंग बॉडीज के ऊपर, जो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं उनके ऊपर बाहर से किसी किस्म की कोई अनबैलेंस, कोई नेट फोर्स ना लगे। नेट का लफ्ज क्यों यूज कर रहा हूं? कि बहुत सारी फोर्सेस हैं, उन सारों का मजमुआ जीरो लगे, दैट मीन्स दैट सिस्टम इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। हमें इस लॉ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले सिस्टम कौन सा चाहिए? बॉडीज हमें सबसे आइसोलेट करनी है, अलहदा करनी है, सेपरेट करनी है, वो तनो तनहा हो, कोई फोर्स उनके ऊपर ना लगे, दैट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? स्टेट क्या करता है ये लॉ? ये कहता है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम, दो बॉल मैंने किसी टेबल पे रख दिए, दो बॉल्स को चूज कर लिया और कमरे में रख दिया, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। उनका मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का एक सिस्टम बनाइए। दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जब वो बॉडीज़ आपस में नहीं टकरा रही और जब वो बॉडीज़ आपस में टकराएं तो उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है। जो मोमेंटम उनके टकराने से पहले था वही उन दोनों बॉडीज का मोमेंटम टकराने के बाद होगा। अगर ऐसा है, इक्वल की लेफ्ट साइड और इक्वल की राइट साइड पे मोमेंटम्स इक्वल आ जाए बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, दैट मींस दिस लॉ होल्ड्स। और ये होल्ड करता है अगर सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइडियल सिस्टम हो, सारी फोर्सेस से उसे अलहदा किया गया हो, किसी किस्म की नेट फोर्स ना हो। अब इसकी एग्जाम्पल, मैं बुक से बिल्कुल ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। सो एग्जाम्पल इसकी क्या है? आपने देखा होगा बैलून एक
मैं इसके बढ़ के 1-2 एग्जाम्पल्स और दूंगा। बैलून के अंदर हवा भरने पे हमने पकड़ा हुआ है बैलून को। अब बैलून के अंदर आप जानते हैं हवा भरी हुई है, अपना उसका खुद का मैस भी है। इनिशियली बैलून रेस्ट में है, रेस्ट में हो तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम 0 होगा। इनिशियली मोमेंटम 0 है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक अगर उसका मोमेंटम पहले 0 है तो बाद में भी 0 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उस बैलून को छोड़ूंगा, धागा नहीं बंधा हुआ, खुला हुआ मुंह है उसका, जब मैं उसे छोड़ूंगा तो बैलून आप जानते हैं कि रैंडम मोशन करता हुआ इधर को उड़ता जाएगा। और आप जरा ऑब्जर्व करें, जब आपके करीब के गुजर के जाएगा तो हवा आपके मुंह पे पड़ेगी, आपको महसूस होगी उसकी बैक साइड से, रियर साइड से उसकी हवा निकल रही है। अब देखिए ज़रा, बैलून जब आगे की तरफ जा रहा है मोमेंटम लेके, वह है वो किस तरफ खारिज हो रही है, पीछे की तरफ। नतीजा मोमेंटम बैलून आगे लेके जा रहा है, हवा मोमेंटम लेके पीछे आ रही है। तो इसका मतलब आफ्टर जो सारा ये फिनोमेना है उसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम स्टिल 0 है। जितना मोमेंटम बैलून आगे लेके जा रहा है उतना मोमेंटम हवा पीछे लेके आ रही है, रिजल्ट फिर भी 0 है। सो बिफोर मोमेंटम 0 और आफ्टर रिलीजिंग मोमेंटम 0। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि बिफोर रिलीजिंग, बिफोर कोलिजन मोमेंटम अगर 0 है, अगर कुछ है तो बाद में भी उतना ही होना चाहिए, अगर शुरू में 0 है तो बाद में भी 0 होना चाहिए। इसके अलावा एक और मिसाल रॉकेट की देखी होगी। रॉकेट लॉन्चिंग पैड पे है, उसके नीचे से निकलने वाला फ्यूल नहीं निकल रहा, मोमेंटम भी नहीं है, रेस्ट में है, तो मोमेंटम 0। जैसे रॉकेट लॉन्च करेंगे, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा और फ्यूल किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के मुखालिफ सिमत में रिएक्शन है, जो कीमत में मसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ है। फ्यूल नीचे की तरफ जाएगा, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, और फ्यूल का नीचे की तरफ मोमेंटम, रॉकेट का ऊपर की तरफ मोमेंटम, दोनों कीमत में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ। जमा करोगे स्टिल 0। चलाने से पहले 0, चलाने के बाद 0, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड करता है। और बहुत सारी मिसालें हैं जो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग हैं। तो हम सिचुएशन सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रूव करने के लिए। हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, हम सिचुएशन को डिटेल से देखते हैं। सिचुएशन ये है कि हमारे पास 2 स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, 2 बॉल हो सकते हैं, 2 स्नूकर के बॉल्स हो सकते हैं। वो 2 बॉल्स हैं जो दोनों ही एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं। एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है। हो सकता है इनके अंदर स्लाइटली डिफरेंस हो, एक का मैस थोड़ा हो, दूसरे का ज़्यादा हो, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है। ये वेलोसिटी u1 से जा रहा है और दूसरा वेलोसिटी u2 से जा रहा है। हम क्या लिखेंगे, कंसीडर करें हमारे पास 2 स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, एक का मैस m1 और दूसरे का मैस m2। एक वेलोसिटी u1 से जा रहा है और दूसरा u2 से जा रहा है। अब ये सिचुएशन है, अभी ये आपस में कोलाइड नहीं किए, बिफोर कोलिजन। ये हमारे पास डायग्राम हमें मिली जब ये कोलाइड नहीं किए, जब ये आपस में टकराए नहीं। ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। अगर बच्चों u1 ग्रेटर हो u2 से, अगर वेलोसिटी पहले बॉल की दूसरे बॉल से ज़्यादा हो, तो श्योर है कि ये बॉल पिछले वाला अगले से जाके कोलाइड करेगा। अगर क्या हो, बॉल जो हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है पिछली, ये अगर वेलोसिटी ग्रेटर से जा रही हो तो श्योर है कि ये m2 मैस से जाके टकराएगी। स्टिल इनकी डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में जा रहे थे। यहाँ पे कोलिजन हुआ, उस कोलिजन को हम इस तरह से दिखा देते हैं। शायद यहाँ हीट पैदा हुई हो, शायद यहाँ साउंड पैदा हुई हो, शायद यहाँ लाइट पैदा हुई हो, उसको ये दिखा दिया। ये हुआ कोलिजन। कोलिजन होना है इनिशियली। जब ये कोलिजन नहीं हुआ, तो अगर मैं कोलिजन नहीं हुआ तो मैं मोमेंटम लिखूँ। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। सो मैं लिखने लगा हूँ बिफोर कोलिजन। आप हेडिंग दे लेंगे, सिचुएशन में तो सारा कुछ लिख देंगे, 2 बॉडीज़, वेलोसिटी, सारा कुछ। बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या सिचुएशन है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी m1, जो m1 बॉडी है स्फेरिकल, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है। मोमेंटम कैसे मिलता है, मैं इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 u1। इसी तरह से इनिशियल मोमेंटम जो है, अगर मैं सेकेंड बॉडी का देखूं, मोमेंटम ऑफ बॉडी जिसका मैस कितना है, m2 है, वो आ जाएगा m2 u2, मैस मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी u2। ये आपके पास आ गया इनिशियल। और अगर टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालें, इनिशियली दोनों का टोटल
इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर आएगा, दोनों को सम अप कर दें, मोमेंटम ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़ या टू बॉडीज़ बिफोर कोलिजन सारा कुछ हो रहा है, m1 u1 प्लस m2 u2। ये आपके पास रिजल्ट आ गया किसका, टकराने से पहले दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम क्या था। रेस्ट में तो थे नहीं, ये भी वेलोसिटी u1 से जा रहा था, ये वेलोसिटी u2 से जा रहा था, मोशन में थे ऑलरेडी। अब क्या हुआ, अब अगर ये कोलाइड करें आपस में, टकराएं, और मैंने आपको बता दिया कि टकराव कब होगा, जब पिछले बॉल की वेलोसिटी अगले से ज़्यादा होगी तो टकराव होगा। टकराव के नतीजे में क्या होगा, पिछला बॉल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के इक्वल लेकिन मुखालिफ सिमत में क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा m2 पे, तो m2 इस पे फोर्स लगाएगा, और नतीजा क्या निकलेगा, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगी कि जब ये टकराने के बाद एक दूसरे से अलहदा होंगे तो मैस तो चेंज नहीं हुआ होगा, मैस तो वही होगा जो पहले था। क्या चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, वेलोसिटीज़ पहले बॉल की u1 की बजाय अब क्या बन चुकी है v1, और वेलोसिटी u2 की बजाय इसकी क्या बन चुकी है v2। स्लाइटली डिफरेंस आ चुका होगा, पिछला बॉल ऑफ कोर्स टकराने पे स्लो हो गया होगा और अगला बॉल स्लो था, पीछे से आके बॉल टकराया वो फास्ट हो गया होगा, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो कैसे चेंज, दोनों में चेंज आया। अगर इसने वेलोसिटी इसकी बढ़ाई है तो इसने इसकी वेलोसिटी कम कर दी है, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ आफ्टर कोलिजन सारी सिचुएशन को देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसके ऊपर फोर्स और इसके ऊपर फोर्स की वजह से जो मोमेंटम है उसमें चेंज आ गया है, और वो मोमेंटम चेंज होके क्या आ गया है, मैं क्या कहूँगा, इनिशियल की बजाय अब लिखूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी m1। बॉडी m1 का जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा m1 v1। अब वेलोसिटी क्या हो चुकी है, चेंज होके v1। इसी तरह से अगर मैं लिखूं दूसरी बॉडी के लिए तो क्या लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी m2। वो क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट मैस एंड वेलोसिटी m2 v2। और अगर मैं इसे सम अप करूं, ऐड कर दूं, तो टोटल फाइनल मोमेंटम, यहाँ टोटल इनिशियल मोमेंटम था टकराने से पहले का था, अब हम टकराने के बाद की बात कर रहे हैं, तो टोटल फाइनल मोमेंटम अगर हम कहें ऑफ टू बॉडीज़ जो इंटरेक्ट हुई आपस में, टकराई हैं, आमना सामना जिनका हुआ है, तो वो आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करें, टकराएं, कोलाइड करें, तो जो मोमेंटम उनका टकराने से पहले है वही मोमेंटम उनका टकराने के बाद हो। इसका मतलब जो उनका इनिशियल मोमेंटम का सम है, टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम हमने मालूम करके जमा किया, वही मोमेंटम उनके टकराने के बाद होगा। फ़र्क क्या होगा ये जान लीजिए, शुरू में जो मोमेंटम इसके पास था क्या पता वो इसके पास चला गया हो, और जो मोमेंटम इसके पास था क्या पता इसके पास आ गया हो। मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से दूंगा, मोमेंटम का यूनिट तो आप जानते हैं kg मीटर पर सेकंड। फ़र्ज़ कीजिए इसका मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकंड था, इसका 2 kg मीटर पर सेकंड था। आंसर क्या आया, 5 + 2 = 7 kg मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद हुआ ये होगा, इक्वल हम कह रहे हैं, हुआ ये होगा कि मोमेंटम इसका 2 kg मीटर पर सेकंड हो गया होगा और इसका मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकंड, और ये प्लस करने पे स्टिल आंसर क्या है, 7 kg मीटर पर सेकंड। ये सारे का सारा पॉसिबल कब है, जब सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड सिस्टम, कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, total initial momentum of the interacting bodies is equal to the total final momentum of the interacting bodies। तो हम लिख देंगे, क्या लिख दूंगा, according to law of conservation of momentum, total initial momentum of two bodies is equal to total final momentum of
टू बॉडीज़। लिखिए टोटल इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, m1u1 प्लस m2u2, और फाइनल मोमेंटम क्या है m1v1 प्लस m2v2। मैंने इसकी मिसाल भी आपको दे दी, अगर ये 5 था ये 2 था, 7 आंसर ये 2 हो जाएगा और ये 5, रिजल्ट स्टिल 7 kg/s होगा, ये इसका मतलब है। तो इसकी फ़िज़िक्स के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की। जितनी भी चीज़ें मोशन कर रही हैं, अगर उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए तो मोशन करती हुई क्या करेंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेंगी। जब वो मोशन नहीं कर रही थी और जब वो मोशन स्टार्ट कर दें तो उनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जब नो अनबैलेंस फोर्स, नो नेट फोर्स उन पे लग रही हो। तो ये है बच्चों इसका मतलब और मीनिंग। मैंने जैसे आपसे कहा ये हम टॉपिक 2 वीडियोस में कवर करेंगे। पहले हिस्से में हमने यहाँ तक इसे डिस्कस कर लिया। ये सवाल बच्चों बोर्ड के अंदर 2 तरह से आ सकता है। जितना आज हमने पढ़ा है वो कैसे आएगा और जो कल हम पढ़ेंगे वो किस तरह से आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये वाला हिस्सा आएगा तो किस तरह से आएगा, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, या स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रूव इट, ये आ जाएगा आपके पास। और अगला जो हमने हिस्सा करना है वो किस तरह से सवाल आएगा, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डिस्कस गन एंड बुलेट एग्जांपल, या इस तरह से आ सकता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ड्राइव गन इक्वेशन, गन की इक्वेशन मालूम कीजिए, गन की वेलोसिटी मालूम कीजिए, तब हम वो अगला हिस्सा डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकते, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 2 इसके हिस्से हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये पहला हिस्सा आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसके दूसरे पोर्शन के साथ, जिसमें हम गन एंड बुलेट को डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करती हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।